तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 5th लेक्चर की रिवीजन करेंगे। तो वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो इस लेक्चर में देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने इसमें देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल और वेसिकल। जिसमें कि सिस्टर्ने के ऊपर तो राइबोसोम मिलते हैं, तो ये तो मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है ये पार्ट, तो यानी कि आरईआर में मिलता है। और ट्यूब्यूल और वेसिकल पे राइबोसोम नहीं मिलते, तो ये दोनों पार्ट है वो मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर में मिलते हैं। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले देखते होता क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है, मतलब छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है या रेटिकुलम बोल दो। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक होता क्या है। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है। तो एक तो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो कि मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और दूसरा फंक्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक स्ट्रक्चर। तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस को स्टोर करता है, जो कि आगे जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया। और तीसरा फंक्शन होता है निशिल बॉडी, जो कि ब्रेन में मिलती है। निशिल बॉडी क्या होती है? ईआर प्लस राइबोसोम को निशिल बॉडी बोलते हैं। ईआर प्लस राइबोसोम को निशिल बॉडी बोलते हैं। अब उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने इतना ही पढ़ा था इस लेक्चर में, कुछ पीछे वाले में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी 1898 में डिस्कवर हुई थी और ये डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। और इसमें सिस्टर्ने प्रेजेंट होती है। सिस्टर्ने यानी कि फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। और गोल्जी बॉडी में सिस्टर्ने का नंबर वेरी कर सकता है, इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। अब देखते हैं कि मतलब न्यूक्लियस की जो आउटर वॉल होती है उससे तो ओरिजिनेट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है वो होती है गोल्जी बॉडी। यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर गोल्जी बॉडी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। इस टाइप से अरेंज होते हैं। तो गोल्जी बॉडी में जो न्यूक्लियस की साइड या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड जो गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है या गोल्जी बॉडी की जो साइड न्यूक्लियस की तरफ होती है उसको बोलते हैं सिस फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेज। और जो अपोजिट साइड होती है यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो पार्ट होता है गोल्जी बॉडी का, उसको बोलते हैं मैच्योरिंग कॉनकेव या ट्रांसफेज बोलते हैं। और जो मटेरियल होता है वो गोल्जी बॉडी में सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ मूव करता है। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, गोल्जी बॉडी करती क्या है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो बने थे प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने थे लिपिड, यानी कि इनकी सिंथेसिस हुई थी लिपिड और प्रोटीन की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया था वो आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा लिपिड, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए। तो अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दोनों हो गए, प्रोटीन और लिपिड। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांजिशनल वेसिकल की फॉर्म में प्रोटीन और लिपिड को सिक्रीट करता है, और वो ट्रांजिशनल वेसिकल से लिपिड और प्रोटीन ट्रांसफर होते हैं कोटेड वेसिकल के अंदर। कोटेड वेसिकल प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी की सिस साइड पे। तो ट्रांजिशनल वेसिकल से लिपिड और प्रोटीन कहाँ ट्रांसफर हो गए? कोटेड वेसिकल में, और कोटेड वेसिकल सिस साइड पे प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी के। अब ये कोटेड वेसिकल से लिपिड और प्रोटीन जाएंगे सिस्टर्ने में। तो जो ये कोटेड वेसिकल में आए थे ना ये लिपिड और प्रोटीन, इसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अब ये जाएंगे सिस्टर्ने में, और सिस्टर्ने में प्रोटीन के साथ भी शुगर जुड़ेगी, तो वो तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ शुगर जुड़ेगी तो वो ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइकोप्रोटीन बना था उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और लिपिड बना था उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। और ये जो सिस्टर्ने में जो प्रोसेस हुई है ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अब जो ज़्यादातर प्रोटीन है वो सिक्रीटरी वेसिकल में चले जाते हैं सिस्टर्ने से, और सेल के बाहर रिलीज हो जाते हैं।
लेकिन कुछ प्रोटीन है वो सिक्रेटरी वेसिकल में ना जाके सिस्टर्न से गोल्जन वैक्यूल की फॉर्म में, गोल्जन वैक्यूल यानी कि लाइसोसोम की फॉर्म में सेल के अंदर रिलीज हो जाते हैं। तो और गोल्जी बॉडी के फंक्शन अब मेन तो यही हो गए, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। और कुछ एक अगर गोल्जी बॉडी के फंक्शन और देखें तो एक्रोजोम फॉर्मेशन, एक्रोजोम स्पर्म में मिलता है, एक्रोजोम फॉर्मेशन। और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस में हेल्प करती है गोल्जी बॉडी, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। तो ये एक फंक्शन हो गया इसका गोल्जी बॉडी का। और प्लांट्स में जो गोल्जी बॉडी मिलती है उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी के हमने इतने फंक्शन देख लिए और गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन तो हुई थी गोल्जी बॉडी में, यानी गोल्जी बॉडी ने लाइसोसोम को बनाया था। और गोल्जी बॉडी को लाइसोसोम बनाने के लिए जो प्रोटीन और एंजाइम मिले थे वो मिले थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब लाइसोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक यानी कि उन एंजाइम्स को वाटर की ज़रूरत है। और वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच लगभग 5 pH पे वर्क करते हैं, ये एक्टिव होते हैं, एसिडिक pH पे वर्क करते हैं यानी वो। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीएज, लाइपेज और न्यूक्लियस, जो कि डाइजेशन करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का और न्यूक्लिक एसिड का। तो लाइसोसोम का मेनली इतना ही फंक्शन है और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।